हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है वेदांता स्टॉक के ऊपर। काफी कुछ मैं डिटेल में बात करूंगा वेदांता स्टॉक को लेकर और पूरा माइनिंग आपको सेक्टर दिखाऊंगा जिस सेक्टर से ये वेदांता बिलोंग करता है। काफी कुछ लर्निंग मिलेगी आपको। और ये एक ऐसा स्टॉक है कि अगर ये स्टॉक एप्रिशिएट नहीं भी करा तब भी आपको 35% रिटर्न्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उस सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा। डिटेल में आपको काफी कुछ माइनिंग सेक्टर के बारे में दिखाऊंगा, तो काफी कुछ लर्निंग होने वाली है। बट आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी। काफी लर्निंग्स मैं बीच बीच में आपको देता रहूंगा। तो एक ऐसी कंपनी है जो अगर नहीं भी ग्रो कर रही तब भी 35% का रिटर्न मिल रहा है। वो कैसे पॉसिबल है? तो पहली लर्निंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसको बोला जाता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कितना डिविडेंड आपको मिल रहा है स्टॉक्स के ऊपर। जब भी किसी कंपनी के पास एक एक्स्ट्रा कैश हो जाता है जिसको वो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको और अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही मार्केट में, तो वो पैसा एज पर दी रूल्स उनको स्टॉक इन्वेस्टर्स को पास करना पड़ता है। तो यहां पर भी जो डिविडेंड यील्ड है वेदांता का, वो ऑलमोस्ट 35% है। विच मींस कि अगर स्टॉक एप्रिशिएट भी नहीं करा, इन्हीं लेवल्स पे रहा, तब भी आपको 35% रिटर्न्स तो मिल जाएंगे। बट क्या डिविडेंड यील्ड देखकर हमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? 35% रिटर्न, वो भी एक साल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है। बट अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा डिटेल में। देखो यहां पर आप देख रहे हैं डिविडेंड यील्ड जो है इसका 35% है। सो दैट क्लियरली मींस 35% का रिटर्न मिल जाएगा। बट यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, वो ये है कि अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी विच इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट। ये देख रहे हैं आप सबसे लास्ट में, ये होता है डिविडेंड पे आउट। व्हाट डज दैट मींस? डिविडेंड पे आउट का मतलब ये होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ योर नेट प्रॉफिट, जितना भी पैसा इनके पास आया है, प्रॉफिट में आया है, नेट प्रॉफिट में आया है, पेइंग ऑल द टैक्सेस, पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस, उसका कितना परसेंटेज ये डिविडेंड में दे रहे हैं। राइट, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं 357%, मतलब जो इनका नेट प्रॉफिट आया है उसका 357% उन्होंने डिविडेंड्स में दे दिया। मतलब अगर आपके पास 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट था तो आपने 350 करोड़ रुपीस तो डिविडेंड्स में दे दिए। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये एक डिविडेंड जब मिलता है इन्वेस्टर्स को तो बहुत अच्छा फीलिंग होती है। तो कंपनी से डिविडेंड देती, बट अपने नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा देना ये कितना सही है? सही तो नहीं है, आपको भी समझ में आता है। उससे पहले भी अगर हम देखें 89% डिविडेंड उन्होंने अपना दे दिया जितना भी नेट प्रॉफिट था। इसका मतलब क्या है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है स्टॉक को ग्रो करने की। उनको और समझ नहीं आ रहा है इस पैसे को हम कहां पे इन्वेस्ट करें। उससे पहले अगर आप देखें तो नेगेटिव भी है डिविडेंड पे आउट, मतलब कि अपनी जेब से उन्होंने डिविडेंड दिया है, चाहे कंपनी लॉस में जा रही है। यहां पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 4744 का लॉस में है, बट तब भी उन्होंने डिविडेंड दिया है 22% का अपने नेट प्रॉफिट पे लॉस देते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी सिर्फ दिखाना चाहती है कि हम इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दें, डिविडेंड दें, डिविडेंड दें, बट एक्चुअली में सिर्फ डिविडेंड के ऊपर पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ये समझ सही नहीं लगती है। तो हमेशा जब भी आप डिविडेंड देखें तो उसके साथ डिविडेंड पे आउट भी जरूर चेक करें। आई होप आपको ये पहली लर्निंग मिली होगी आज के वीडियो से। अब मैं आपको दूसरी लर्निंग देता हूं। यहां पे तो माइनिंग तो एक बड़ा सा सेक्टर हो गया जो अभी तक हमें समझ में आया, बट माइनिंग के अंदर भी ना 4 से 5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आयरन की माइनिंग करना, स्टील की माइनिंग करना, सेकंड होता है, थर्ड होता है एल्यूमिनियम की माइनिंग करना, फोर्थ होता है कोल की माइनिंग करना। तो हर अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से माइनिंग करती हैं। वेदांता क्या माइनिंग करता है, क्या इसका फोकस है, उस पर भी मैं बात करूंगा। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो माइनिंग के अंदर 4 पार्ट्स आ रहे हैं, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम और कोल, इनका कितना साइज है, मार्केट साइज कितना है। जिसका जितना ज्यादा मार्केट साइज होगा इसका मतलब उसका उतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसकी उतनी ज्यादा सेल्स होती होंगी। राइट, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कोल का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑलमोस्ट 698 मिलियन टन्स, राइट, 698 मिलियन टन्स होता है। यहां पे अगर आप आयरन का देखें तो आयरन का 250 मिलियन टन्स के आसपास होता है। तो अभी तक कोल नंबर 1 पर है। उसके बाद अगर हम देखें स्टील का जो मिलियन वो प्रोडक्शन है दैट इज 78 के आसपास, and then comes aluminum, this is very कम 4 मिलियन के आसपास। तो फर्स्ट इज कोल, सेकंड इज आयरन, थर्ड इज स्टील एंड देन फोर्थ इज एल्यूमिनियम। तो ये हमें मार्केट साइज मोटा मोटा समझ में आ गया कि कोल्स नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, देन कम आयरन, देन कम स्टील एंड देन कम एल्यूमिनियम। अब इसकी मैं आपको और डिटेल दिखा देता हूं कि ये 4 हमें मेन मार्केट साइज पता चल गए। अब अगर हम हर मार्केट साइज की ग्रोथ देखें कितनी हो रही है, अगर आप यहां पे देख सकते हैं आयरन की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट यहां पे चल रही थी, लास्ट टाइम थोड़ी सी डिक्लाइन हुई, उसके बाद फिर से अप है।
तो ऑलमोस्ट अगर मैं आयरन की मार्केट साइज देखूं तो अप ही चल रही है काफी सालों से, 2015 से 2022 का मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूं। ये तो हो गया आयरन का। अब देखते हैं कोल का। कोल का प्रोडक्शन अगर आप यहां पे देखें तो कोल का प्रोडक्शन अप था 3 साल, फिर डाउन हुआ, फिर काफी हाई गया, फिर काफी डाउन आया। समझ रहे हैं आप, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, क्योंकि ये जो है ना कमोडिटी मार्केट से बिलोंग करते हैं। माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कमोडिटी मार्केट से बिलोंग करता है, और कमोडिटी मार्केट्स जो होती हैं वो एक साइक्लिकल भी बोला जाता है। तो अप डाउन यहां पे बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो कोल हमें समझ में आया कि एक अप डाउन वाला एरिया है माइनिंग के अंदर। आयरन फिर भी एक सिस्टमैटिक ग्रोथ है वहां पर। तीसरा देख लेते हैं यहां पे जो निकल कर आ रहा है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को भी अगर देखेंगे, एल्यूमिनियम की भी ग्रोथ अच्छी है। यहां पे 1 साल यहां पे गिरा था, बट एल्यूमिनियम के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप थोड़ा सा फिर से याद करें, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन जो है वो सबसे कम है। सबसे ज्यादा आयरन का है, देन कम्स सबसे ज्यादा कोल का है, देन कम्स आयरन, देन कम्स स्टील एंड देन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा है बट बहुत ही कम है, एब्सोल्यूट में नंबर बहुत कम है, राइट। तो एल्यूमिनियम के साथ ये प्रॉब्लम हमें समझ में आती है। अब लास्ट देखते हैं यहां पे जो हमें मिला था क्रूड का, स्टील का प्रोडक्शन। स्टील का प्रोडक्शन देखेंगे तो वो भी एक सिस्टमैटिकल ग्रोथ में है। तो अभी तक हमें जो समझ में आया कि क्रूड स्टील का प्रोडक्शन अच्छा दिख रहा है यहां पर, राइट। एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन भी अच्छा दिख रहा है, कोल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, और आयरन का प्रोडक्शन अच्छा है। तो प्रोडक्शन वाइज अगर मैं देखूं, ग्रोथ वाइज अगर मैं देखूं, तो कोल का प्रोडक्शन अप एंड डाउन बहुत है, बट आयरन, एल्यूमिनियम और स्टील, ये तीनों का एक ग्रोथ सिस्टमैटिकली चल रहा है। और इन तीनों में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, वो भी हमने यहां पे देखा, वो है कोल का। तो कोल का काफी ज्यादा प्रोडक्शन है, बट कोल में ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेंसी नहीं है, अप डाउन बहुत है। तो इसीलिए मैं यहां पे कोल को भी कट कर दूंगा, मैं कोल में भी नहीं देखूंगा। मैं ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा जो एक सिस्टमैटिकली ग्रोथ दिखा रहा हो, कंसिस्टेंसी है उसमें, और उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा हो। कोल का मार्केट साइज बहुत बड़ा है बट एक सिस्टमैटिकली ग्रोथ नहीं है। आयरन का सेकंड नंबर पे मार्केट साइज आता है और सिस्टमैटिकली ग्रोथ भी है। स्टील की भी सिस्टमैटिकली ग्रोथ है, एल्यूमिनियम की भी सिस्टमैटिकली ग्रोथ है, बट यहां पे प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, 4 मिलियन टन ही होता है। तो मेरी जो लिस्ट में आना चाहिए वो आना चाहिए आयरन और स्टील। मुझे एक ऐसी कंपनी फाइंड आउट करनी चाहिए जो आयरन और स्टील की माइनिंग करती है यहां पे। आई होप आपको काफी अच्छी लर्निंग मिल रही होंगी। अभी तक लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, फिर मैं और लर्निंग्स देता हूं आपको। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेदांता जो स्टॉक है वो किसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वेदांता की प्रोडक्शन है आयरन में, इट इज 5% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम आयरन। तो बहुत ज्यादा नहीं है, आयरन में वो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करता नहीं है। देन कम्स कॉपर 12%, अदर्स। और अगर मैं दिखाऊं आपको सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है यहां पे वेदांता की, वो एल्यूमिनियम की होती है, विच इज 39%, ऑयल एंड गैस इज 9%। और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना स्टॉक के रिटर्न्स, स्टॉक ने बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं दिया। आप देख सकते हैं यहां पे, ये पिछले 10 सालों का चार्ट है, अप डाउन अप डाउन अप, और अब यहां पर है। तो अगर मैं 10 सालों में देखूं, आज से इसका 2014 के आसपास जो प्राइस था, आज भी उसी प्राइस के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। समझ रहे हैं आप। तो ये सिर्फ आप ये मत देखिए कि डिविडेंड अच्छा मिल रहा है तो मैं स्टॉक को ले लूं। डिविडेंड्स कब वो स्टॉप हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। डिविडेंड्स देके कंपनी आपको जरूर शायद इन्वाइट कर रही हो यहां पर, बट आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या स्टॉक में ग्रोथ है। तो अगर मैं यहां पे आपको पहले जैसा माइनिंग की बात कर रहे थे, वहां पे अगर हम इसका देखें फिर से एक बार, ये प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं को सेगमेंट वाइज दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा इनकी सेल्स जो होती है वो एल्यूमिनियम की है, विच इज ऑलमोस्ट 33%, 35%। देन कम्स कॉपर विच इज ऑलमोस्ट आई विल से 12 to 13%। तो यहां आपको हो गई 33%, यहां हो गई आपकी 12% के आसपास, 1% हियर एंड देयर हो सकता है। 10% के आसपास आपकी ऑयल एंड गैस है, उसके बाद कुछ अदर है, पावर है, ये। तो मेन जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो इन तीन से आ रहा है, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ऑयल। और अभी हमने देखा एल्यूमिनियम में बहुत ही स्मॉल सेगमेंट में प्रोडक्शन होती है, सबसे ज्यादा कोल, स्टील और आयरन में होती है, और कोल में एक स्टेगनेंसी नहीं है। इसलिए मैं अगर माइनिंग का कोई स्टॉक ढूंढूंगा तो मैं चाहूंगा कि वो आयरन से और स्टील से होना चाहिए। वहां पे प्रोडक्शन भी बहुत है, वहां पे कंसिस्टेंसी भी नहीं है। बट यहां पर जो मुझे देखने को मिला वो एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन है, तो इसलिए शायद मैं इसको, एक तो ये रीजन है मुझे इसको अवॉइड करने का। सेकंड मैं आपको दिखाऊं यहां पे, अगर हम थोड़ा सा और इसकी बैलेंस शीट पढ़ने की कोशिश करें, अगर आप इनकी बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है। इनकी एक बाहर इंटरनेशनल कंपनी भी है लिस्टेड, वहां के लिए ये बोरोइंग्स ले रखी है। अगर मैं इनकी बोरोइंग्स आपको डेब्ट टू इक्विटी दिखाऊं, उससे और ज्यादा ईजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी, मैंने बाकी वीडियोस में भी आपको समझाया इसका मतलब क्या होता है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5
या 1 तो बिल्कुल ही 1 से ऊपर अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब उनकी इक्विटी से भी ज्यादा उन्होंने लोन ले रखे हैं। आज वो अपनी पूरी इक्विटी भी बेच दें तब भी शायद उनके लोन्स पूरे रिकवर ना हो पाए, विच इज नॉट ए गुड सिग्नल यहां पर। तो ये एक मुझे यहां पे नेगेटिव पॉइंट मिला। जहां तक मैं बात करूं प्रमोटर होल्डिंग्स की और सब, वो फिर भी ठीक है, 69% है। ग्रोथ वाइज भी जो अभी हमने देखा ना, यहां पे जो सेल्स अगर आप देख रहे हैं, इसकी मैं ग्रोथ की बात करूं तो एल्यूमिनियम जो इनकी सबसे ज्यादा जहां सेल्स होती है वहां भी आप कंसिस्टेंसी देखिए, -9, राइट, 8, उसके बाद सीधा 78% ग्रोथ हो जाती है और अब 3%। कंसिस्टेंसी है ही नहीं, क्योंकि ये कमोडिटी सेक्टर है। कमोडिटी सेक्टर्स में मैक्सिमम टाइम आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है, और स्पेशली जब वो आयरन का काम एल्यूमिनियम का काम कर रहे हैं तो वो और थोड़ा सा ज्यादा अभी हमने देखा चार्ट्स पे अच्छा नहीं है। तो सेल्स वाइज ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, डेब्ट्स कंपनी के बाद बहुत ज्यादा है। यही आयरन या उस स्टील से होगा तो मैं शायद और ज्यादा इस चीज को ध्यान से देखूंगा। सेल्स के बाद अगर मैं आपको इनके प्रॉफिट नंबर्स भी दिखाऊं ना आफ्टर टैक्स, उसमें कितना मार्जिन है। एल्यूमिनियम में अगर आप देखें तो इनके मार्जिन हैं वो 11%, 12%, 20% के आसपास मार्जिन है। जितना भी बिजनेस करते हैं उसका इतना इनको प्रॉफिट बचता है आफ्टर टैक्स। अगर मैक्सिमम इनका देखें तो ऑयल एंड गैस से आता है प्रॉफिट, बट ऑयल एंड गैस से मार्जिन तो अच्छे हैं बट सेल्स ही नहीं है। सेल्स इनका ऑलमोस्ट से थर्ड फोर्थ, सिर्फ 10% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ऑयल एंड गैस। मार्जिन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो ऐसे अगर मार्जिन मेरे को एल्यूमिनियम में मिलते तो शायद मैं इंटरेस्टेड यहाँ पे और ज्यादा होता, राइट। और देखिए आप इनकी जो सेल्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्स के नंबर, सेल्स इनकी जरूर बढ़ रही है। यहां पे अगर आप देखें पिछले 3 से 10 सालों के अंदर 20%, 30% के आसपास रही है, बट पिछले 3 सालों के से कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में ग्रो ही नहीं कर पा रही। अगर टीटीएम होता है पिछले 12 महीनों का, अगर मैं ऐड कर लूं नंबर्स, दैट इज कॉल्ड टीटीएम, तो 12 महीनों के अगर नंबर्स देखें तो दैट इज -44%, और पिछले 3 सालों के अगर आप नंबर्स देखें तो -10। कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पा रही। और अगर आप स्टॉक देखें तो स्टॉक एप्रिशिएट कर रहा है पिछले 3 सालों से 38 to 12%। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है लेकिन स्टॉक एप्रिशिएट कर रहा है। ऐसे में एंट्री करना इस और थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं इसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट ये देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है पिछले कुछ टाइम के अंदर, कभी कभी नेगेटिव भी रहा है यहाँ पे। और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको देख के आप थोड़ा ये स्टडी कर सकते हैं कि प्राइसेस कंपनी के कहाँ चल रहे हैं और कंपनी की अर्निंग्स कहाँ चल रही हैं। अब यहाँ पर आप ये जो बार्स देख रहे हैं ना, ये अर्निंग्स की बार है, ये कंपनी कितना अर्निंग कर रही है और कितना प्राइस कर रहा है। अब पिछले कुछ टाइम से देखें तो अर्निंग्स कंपनी की गिरती जा रही है, देख रहे हैं आप, ये बार्स में आप देख रहे हैं अर्निंग्स कंपनी की गिरती जा रही है, और प्राइस कहाँ जा रहा है कंपनी का, ऊपर ऊपर जा रहा है। So this is a divergence I would call. Earnings नीचे, प्राइस ऊपर, this is not a good signal, right? तो ओवरऑल आई थिंक आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। माइनिंग सेक्टर किस तरीके से काम करता है। माइनिंग के अंदर अगर मुझे देखना होगा तो मैं स्टील और आयरन माइनिंग के अंदर, उसके बाद मैं फिर कंपनीज फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि आयरन और स्टील में कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे डेब्ट्स नहीं है, सेल्स अच्छी हो रही है, अर्निंग्स अच्छी हो रही है, और साथ ही साथ प्राइस भी नीचे पड़ा हुआ है, स्टॉक भी अभी नीचे है, स्टॉक जिन्हें ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं दिया। तो आई होप आपको कुछ लर्निंग्स मिल रही होगी मेरे वीडियो से। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, सो दैट बाकियों के साथ भी लर्निंग हो पाए। मेरा भी मोटो यही है कि कुछ लर्निंग्स आप लोगों को मैं देता रहूं। आप लोगों का काम है थोड़ा सा इस चीज को फैलाइए सो दैट बाकियों की भी लर्निंग्स हो पाए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिएगा, एंड मिलते हैं फिर से एक अनदर वीडियो में काफी कुछ लर्निंग्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।